नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस के इस मन से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हिस्ट्री का जो प्रथम चैप्टर है प्राचीन इतिहास का, जिसमें कि हम स्टोन एज पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले सेशन में हमने विभिन्न स्रोतों पर चर्चा की थी, जिन स्रोतों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया गया है उसे लिखा गया है। तो आज पहला प्राचीन इतिहास का जो पहला अध्याय है, स्टोन एज पेलियोलिथिक एज, इसे हम लोग देखेंगे। इसके पहले एक छोटा सा काल विभाजन हम लोग देख लेते हैं इतिहास का। ये काल विभाजन इस तरह से किया गया है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये जो विभाजन है मुख्यतः इतिहास के उनके जो स्रोत हैं, उनकी जो लिपियां हैं, उनके प्राप्त होने और इतिहासों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। जैसे पाषाण काल है, तो पाषाण काल में हमें कोई लिपि नहीं मिली है जिसके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जा सके। इसका अध्ययन इस काल में प्राप्त इनके जो टूल्स हैं, पत्थर के बने उपकरण, उनके आधार पर किया गया है। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता की जहां तक बात है, इनकी जो लिपियां थी, चित्राक्षर थी या जो लिपियां थी, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। मौजूद तो थी पर उनका आज तक अध्ययन नहीं हो पाया है। वैदिक सभ्यता है, यह मौखिक रूप से उपलब्ध थी। इसका जो ज्ञान है श्रुतियों के द्वारा एक पीढ़ी से आगे दूसरी पीढ़ी पे हस्तांतरित होता रहा। तो यहां भी कोई स्पष्ट लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है इतिहास का। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से हमें साहित्यिक ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं, जिनके आधार पर इतिहास का अध्ययन आगे बढ़ता है। आगे चलकर अभिलेख, पुरातात्विक साहित्य के स्रोत, इन सब की प्राप्ति होने लगती है। जैसे अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, सिक्के, मौर्य काल से जो आहत सिक्के बनने लगते हैं, इन सब से इतिहासों का ज्यादा प्रमाणिक अध्ययन मिलता है। इसके पहले का इतिहास अलिखित है। पाषाण काल का बिल्कुल अलिखित है। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता का इतिहास में इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, लिखी भी गई है तो वैदिक सभ्यता का ज्ञान मौखिक है, जो कि आगे चल के वेद व्यास द्वारा संकलित किया जाता है। लेकिन इस काल में जो ज्ञान है वो लिखित रूप में मौजूद नहीं है, वो श्रुति रूप में है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान श्रुति रूप में है। ये एक मोटा विभाजन हो गया इतिहास के काल का। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड का अध्ययन करते हैं, जो कि स्टोन एज है, पाषाण काल। इसका अध्ययन करते हैं। भारत में प्राग इतिहास का जो जनक माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। इसके जनक माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने स्टोन एज का पहला स्थल प्राप्त किया था मद्रास के पल्लवरम से 1863 में। और यहां से उन्होंने जो उपकरण प्राप्त किया था वो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। माना जाता है कि उन्होंने कोई हैंडेक्स हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। हैंडेक्स, इसलिए इन्हें जनक माना जाता है पूरा स्टोन एज का, पाषाण काल का। प्राग इतिहास के जनक माने जाते हैं, जो कि पाषाण काल से संबंधित है। फुट महोदय ने पाषाण काल के उपकरण, किस प्रकार के उपकरण पाया था, इसमें विवाद है। इतिहासकारों ने हैंडेक्स बताया, तो वहीं कुछ इतिहासकार क्लीवर मानते हैं कि इन्होंने जो यहां से उपकरण पाया था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, कुछ लोगों का कहना है कि वो हैंडेक्स था, कुछ लोगों का कहना है कि वो क्लीवर था। मतलब हस्त कुठार और क्लीवर को लेकर विवाद है। तो कभी ऑप्शन में अगर हैंडेक्स आता है तो उस पर भी आप लोग टिक कर सकते हैं, क्लीवर आता है किसी विकल्पों में से तो उस पर भी टिक किया जा सकता है। ऐसी संभावना बहुत कम है कि दोनों ही विकल्प एक साथ दिए जाएं। पाषाण काल के अंतर्गत ईसा पूर्व 3000 तक के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ईसा पूर्व 3000 ईस्वी तक यह माना जाता है स्टोन एज।
इसके बाद के काल से आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है, 3000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 3000 ईस्वी तक माना जाता है पाषाण काल था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, आदिकाल से लेके 3000 ईस्वी तक। वैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से पूरा पाषाण काल, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलने लगते हैं, उपकरण मिलने लगते हैं, जिनके आधार पर इनके अध्ययन किए जाते हैं इतिहासों के। आदि इतिहास के अंतर्गत जैसा मैंने बताया था, इसमें सैन्य और वैदिक सभ्यताएं आती हैं। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के जनक क्यूरी को माना जाता है। कुछ फैक्ट ऐसे देख लीजिए जिनके आधार पर इतिहासों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन डेटिंग के जनक विलर्ड लिवी को माना जाता है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन 1961 को दिल्ली में हुआ था। ठीक, मानव का उद्भव एवं विकास, अब यहां से हम लोग देखते हैं मानव का जो उद्भव हुआ वो माना जाता है प्रतिनूतन काल, प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिनूतन काल में हुआ था मानव का उद्भव। कपि से मानव का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, पहला जो मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यही आदि मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी को आदि मानव बोला जाता है। ये प्रतिनूतन काल में या प्लीस्टोसीन काल में इसका उद्भव हुआ था, कि बानर से मानव के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। अभी हम इसको इमेज, आगे एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। हमारा निकटतम आदि पूर्वज जो है वो केन्या के ओल्टुआई गोर्ज के तुर्काना झील से इसका जीवाश्म मिला है। जो हमारे निकटतम आदि पूर्वज हैं, जो भारतीय भारत में जो मतलब ये जो सीरीज मानव के विकास के स्थापित होती है, इसका जो हमारा पूर्वज मानव है वो केन्या के ओल्टुआई गोर्ज के तुर्काना झील से इसके जीवाश्म मिले हैं। यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही जो है सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव था, मतलब यही माना जाता है हमारा आदि मानव। इसके पीछे की फिर कोई ऐसा वो नहीं मिला है कि माना जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले भी कोई मानव रूप में मौजूद था, कोई वर्ग या कोई प्रजाति। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये अब अपने इन 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू कर देता है और अपने आगे वाले के जो दोनों पैर थे उसको ये धीरे धीरे उठाना शुरू कर देता है। अगला जो आता है होमो हैबिलस, ये लगभग और इसके बस केवल ये रीढ़ और कंधे झुके होते हैं, बाकी अपना हाथ ऊपर कर लेता है और ये बाकी दोनों पीछे के जो पैर हैं उन पे चलना शुरू कर देता है। होमो इरेक्टस, इसकी गर्दन छोटी है, गर्दन झुकी हुई है, लेकिन रीढ़ की हड्डी देखिए आपको सीधी मिलेगी। ये इससे ज्यादा विकसित मानव है। उसके बाद निएंडरथाल, फिर क्रोमैग्नन, फिर ये आधुनिक मानव है होमोसोपियंस जिसे हम बोलते हैं, होमोसेपियंस। यहां पहुंचने के बाद माना जाता है कि इसके और इसके जो बुद्धि के विकास में बहुत थोड़ा सा फर्क था, लेकिन यह भी लगभग बुद्धिमान मानव था। इसके भी ब्रेन काफी डेवलप थे, लेकिन अभी इसमें उतना इमेजिनेशन और विचार की क्षमता नहीं थी जितना कि होमोसेपियंस मानव में थी। तो जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगली होमोसेपियंस में होता है, ये जो सीरीज मिलती है, यहां से मानव फिर एक तेज छलांग लगाता है, लंबी छलांग, और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका जो ब्रेन था वो सबसे ज्यादा विकसित था। इसमें सोचने समझने की क्षमता, नए हथियार बनाने की क्षमता, आविष्कार करने की क्षमता, ये सारी डेवलप होती गई। ने अपने आवास बनाए आगे चल के इन मानवों ने, जंगलों से निकल के खेती करना शुरू किया। नवपाषाण काल में अस्थायी निवास शुरू हुआ और बहुत तेजी से सभ्यता आगे बढ़ने लगती है। होमो हैबिल्स या प्रथम मानव या कारीगर मानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर और औजार बनाए। कारीगर मानव कहा जाता है ये, कारीगर मानव। क्यों? क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर और औजार बनाए, जो होमो हैबिल्स था।
होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद ये आता है होमो हैबिल्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने कोई औजार नहीं बनाए थे, उसके बाद जो अगली स्पेसीज आती है होमो हैबिल्स की, इसने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। उसके बाद होमो इरेक्टस आता है, इसने और विकसित औजार बनाने शुरू किए होमो इरेक्टस ने। इसी ने सबसे पहले हैंड एक्स बनाया, कुल्हाड़ी को, हस्त कुठार को सबसे पहले होमो इरेक्टस ने बनाया, हस्त कुठार। ठीक, पिथेकैंथोमस भी इसे कहते हैं, होमो इरेक्टस को, इसका एक नाम पिथेकैंथोमस भी है। इसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। ये देख लीजिए एक बार फिर से इमेज में, होमो इरेक्टस। ये देखिए इसके पहले होमो हैबिल्स देखिए, इसकी पूरी रीढ़ झुकी हुई है, लेकिन होमो इरेक्टस जो है ये पूरा, इसकी रीढ़ सीधी हो गई। गर्दन भले इसकी छोटी है, झुकी हुई है गर्दन नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो चुकी थी और ये सीधा चलना शुरू कर दिया था, होमो इरेक्टस। होमो सैपियंस, इसे ही मानव, प्रज्ञ मानव कहा गया, आधुनिक मानव कहा गया। इसकी जो समानता थी वो जर्मनी के निएंडरथाल से की जाती है। होमो सैपियंस की जर्मनी के निएंडरथाल से इसकी समानता स्थापित की जाती है। निएंडरथाल ने ही सबसे पहली बार शव विसर्जन क्रिया तथा अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग किया। इसी मानव ने, जो निएंडरथाल मानव थे, जिसकी समानता होमो सैपियंस से स्थापित की जाती है, जर्मनी के इसी निएंडरथाल मानव ने पहली बार शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक उपयोग किया था, निएंडरथाल मानव से, जो कि जर्मनी की प्रजाति थी। भारत में मानव प्रजातियों को हम यहां से देखते हैं। सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवाट पठार से 2 मानव खोपड़ियां मिली, जिनको जी लुइस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस की संज्ञा दी। 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनौरा से आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी प्राप्त की थी। यह प्रश्न आया हुआ भी है कि सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां पे ऐसा मिलता है जहां से मानव की खोपड़ी मिली हो, तो वो हथनौरा है जहां से मानव खोपड़ी मिली है। प्राचीनतम में अपरिष्कृत हैंड एक्स, परिमार्जित नहीं थे, मतलब हस्त कुठार बने तो थे लेकिन वो उतने परिमार्जित नहीं थे, उतने वो सुदृढ़ और कुशल नहीं थे। इसको एबिवली तथा विकसित एवं परिष्कृत हैंड एक्स को एल्यूशियन कहा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं जो अपरिष्कृत हैंड एक्स होगी उसको एबी वैली कहेंगे, लेकिन ज्यादा विकसित और परिमार्जित होने के बाद उसे एल्यूशियन कहेंगे, उसी हस्त कुठार को। चॉपिंग चापर देख लेते हैं। ये देखिए चॉपिंग और चॉपर। चॉपिंग को बोलते हैं खंडक और चापर को बोलते हैं गडासा। ठीक, इन दोनों में फर्क, निम्न पूर्व पाषाण युग के उपकरणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, चापर एवं चॉपिंग और एल्यूशियन संस्कृति। हैंडेक्स ये कहां मिला था? तो सबसे पहले पल्लवरम में मिला था, रॉबर्ट्स ब्रूटफूस ने इसको खोजा था। ठीक है, एक हथियार था क्लीवर। इन 2 उपकरणों के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया, चापर एवं चॉपिंग, या पेबल संस्कृति या एल्यूशियन संस्कृति। चापर या चॉपिंग सर्वप्रथम ये सोहन नदी घाटी से मिले हैं, ये पंजाब के क्षेत्र में स्थित है, वहां पे चापर और चॉपिंग मिला। और हैंडेक्स कहां मिला था? ये मद्रास के पास मिला था। चापर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन की घाटी में मिला, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। एल्यूशियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं, निम्न पुरापाषाण काल की।
अब इसके आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण के काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से समझेंगे। आज मैंने इस टॉपिक की एक बस शुरुआत कर दी है और जनरल क्या क्या कैसे कितने इसमें खंड हैं वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। धन्यवाद।